हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने अयस्क और खनिज के बारे में पढ़ा। अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा। अब हम अयस्कों की हेल्प से धातु का निष्कर्षण सीखेंगे कि धातुओं को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पद होते हैं और इन पदों को एक एक करके देखेंगे आप और सभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इसको ज़रा समझिए, इसको आप समझिए थोड़ा। जो अयस्क होता है, तो मैंने आपसे कहा कि अयस्क क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उन बड़े बड़े चट्टानों के रूप में जो और होते हैं आपके, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद बड़े बड़े मिल्स होते हैं, स्टाम्प मिल्स, उसमें इनको क्या करते हैं, बारीक पीस करके पाउडर के रूप में तैयार कर लेते हैं। तो पहला स्टेप इसका होता है क्रशिंग ऑफ ओर। ठीक है, क्रश किया जाता है, क्रशिंग ऑफ ओर, पीसते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में अयस्कों को पीसा जाता है। मैंने यहाँ पर स्टेप नहीं लिखा है, भूलवश वो छूट गया है। तो सबसे पहले ओर को हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, अयस्कों को पीसते हैं। पीसने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सांद्रण। ठीक है, सांद्रण किया जाता है इसका। सांद्रण करने से क्या होता है, जो अयस्क है, ठीक है, उसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है कुछ अशुद्धियाँ निकलने से। तो सांद्रण के लिए भी, सांद्रण जब आप कर देते हैं तो सांद्रण करने के लिए भी अनेक सारी विधि होती है। और ये जो है, जो अयस्क होते हैं उनके नेचर पर डिपेंड होते हैं। जैसे कोई अयस्क जो है आपका कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं, सल्फेट अयस्क होते हैं। तो अलग अलग नेचर पर कोई अयस्क ऐसा होगा कि जो मैग्नेट, जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। तो अलग अलग अयस्क जो हैं उनको, उनके सांद्रण करने की जो विधि है वो भी क्या है, अलग अलग होती है। तो जब सांद्रण हम कर लेते हैं, तो सांद्रण करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उस मेटल को देखते हैं कि वो मेटल जो है एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी में, क्या वो उच्च अभिक्रियाशील धातु है, क्या मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, या निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो हमने एक्टिविटी सीरीज में आपको बताया था कि लिथियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, ये सब क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। उसके बाद अगर आप मीडियम में आते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। और एट लास्ट हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल पाए जाते हैं आपके, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है, कम क्रियाशील हैं या बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं होती हैं। तो उनका हम ये देखते हैं कि जो मेटल हम जिसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो किस बेस पे चल रहा है, मतलब वो है क्या। तो अगर कोई माना आपने ले लिया सोडियम, ठीक है, तो अगर आप सोडियम ले लेते हैं या एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो सोडियम अगर है तो आपको पता है कि उच्च अभिक्रियाशील धातु है। तो उसका हम क्या कराते हैं, सीधे गलित धातु का विद्युत अपघटन कराया जाता है। और जब विद्युत अपघटन हो जाता है तो उसके बाद हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं अगर हैं, लाइक आयरन है या कॉपर है, तो मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के रूप में पाई जाती हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क। तो हमेशा कार्बोनेट अयस्क का हम निस्तापन करते हैं, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे।
और निस्तापन और भर्जन कराने के बाद जो मेटल है, ठीक है, जब इसका निस्तापन और भर्जन होता है तो ये धातु का ऑक्साइड आपको यहाँ से प्राप्त होता है। फिर उस धातु का कार्बन के साथ रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, और अपचयन कराने के बाद उसका शोधन किया जाता है, तब जाकर के हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु है जैसे Ag हो गया, तो जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनके जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। तो उनका हम पहले भर्जन करा देंगे। भर्जन कराने के बाद हमें जो मेटल प्राप्त होता है वो इम्प्योर होता है, और उसके बाद उसका हम शोधन कराते हैं। तो शोधन कराने के बाद हमें लगभग 100% प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्रशिंग ऑफ ओर। अब एक एक करके हम सबके विषय में पढ़ेंगे। पहला मैंने आपसे कहा अयस्कों को पीसते हैं। तो अयस्कों को पीसने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जो मिल होते हैं, बड़े बड़े मिल होते हैं, उनके द्वारा हम इनका बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो अयस्कों को आपने पीस लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर लेते हैं। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो अयस्कों का सांद्रण करने के लिए क्या होता है, देखो अयस्कों के सांद्रण करने की कुछ विधियां होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक एक करके हम इन विधियों को पढ़ेंगे। जैसे पहला ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम भारी अयस्कों का सांद्रण करते हैं। जो भारी अयस्क हैं जैसे Fe3O4 आयरन का और है आपका ये, तो इसका सांद्रण इस विधि से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बारीक पिसा हुआ जो अयस्क है, ठीक है, इसको जल की धारा के द्वारा हम धोते हैं, जिससे जो हल्का गैंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिए। जो अयस्क होते हैं उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियों के रूप में आप कह सकते हैं जैसे मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, ये सारी अशुद्धियाँ उसमें रहती हैं अयस्क में। तो इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या आधात्री कहते हैं, या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब उस भारी अयस्क को जल की धारा के साथ धोते हैं तो हल्का जो गैंग होता है, ठीक है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो जल के साथ बह जाती हैं और भारी अयस्क हमारा शेष रह जाता है। तो फर्स्ट मेथड आपका ये हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। आइए आते हैं सेकंड, थर्ड है सेकंड आपका है फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि में क्या होता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। और जो पहली विधि मैंने बताई आपको, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, उसमें ऑक्साइड जो ओर होते हैं खास तौर से उनका सांद्रण करते हैं। और इस विधि के द्वारा हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। और इस विधि में किया क्या जाता है, एक आप टैंक लेते हैं, जो टैंक मैंने यहाँ पर फिगर आप लोग देखिएगा, एक टैंक लिया आपने और इस टैंक में अयस्क डाल देते हैं। ये अयस्क है और प्लस जल रहता है और प्लस ऑयल रहता है, तेल यहाँ कौन सा, चीड़ का तेल, सरसों का तेल नहीं, चीड़ का तेल, ठीक है, झाग बनाता है वो, इसलिए। अब देखो क्या होता है इसमें कि आपने क्या किया, एक टैंक लिया, इस टैंक में और H2O अयस्क हो गया, जल हो गया, और आपने क्या ले लिया, इसमें चीड़ का तेल ले लिया, और थोड़ी सी मात्रा इसमें पोटेशियम एथिल जैंथेट की भी मिलाते हैं, और वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब वायु की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, इस तरीके से एपरेटस होता है और यहाँ पर छिद्र बने होते हैं,
तो इन छिद्र के माध्यम से जब हवा का तेज धारा प्रवाहित किया जाता है तो हवा इस छिद्र के रास्ते इस टैंक में आती है, और टैंक में आने पर क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क होता है द्रव की सतह पर, ठीक है, झाग के रूप में तैरते रहता है। ऊपर देखो यहाँ पर सब झाग है, फ्रॉथ बनता है, तो यहाँ ये तैरते रहता है ऊपर, और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे एकत्रित हो जाती हैं। अब इसमें पोटेशियम एथिल जैंथेट क्यों मिलाया जाता है? पोटेशियम एथिल जैंथेट इसलिए मिलाया जाता है कि ये जो अयस्क के छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, अपने उसमें अधिशोषित करता है, और अधिशोषित करके उनको वायु के बुलबुलों के साथ झाग में भेज देता है, ठीक है। तो इस झाग में जो सांद्रित जो अयस्क हैं उसके पार्टिकल्स रहते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और इस विधि के द्वारा हम कॉपर का, जिंक का, ठीक है, और लेड आदि धातुओं का सांद्रण किया जाता है। मतलब जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उनका सांद्रण आप इस विधि से कर सकते हो। अब आते हैं नंबर थर्ड क्या है आपका, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि ये जो होता है पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर आधारित होता है। अगर अयस्क में अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो अयस्क जो है वो चुंबकीय प्रवृत्ति का हो, या जो अशुद्धि है वो चुंबकीय प्रवृत्ति की हो। दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रवृत्ति का हो सकता है। तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो दो व्हील लगे रहते हैं, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, दो पहिए लगे रहते हैं, और ये पहिए एक दूसरे से पट्टे के द्वारा जुड़े रहते हैं इस तरीके से, और ऊपर जो है कि एक हॉपर होता है जिसमें से अयस्क को नीचे इस पट्टे पर गिराया जाता है। तो अयस्क क्या होता है, जब ये घूमता है इस तरीके से, ठीक है, ये इधर राउंड करेगा, फिर ये पट्टा इधर उधर नाचता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मिल वगैरह होते हैं, गेहूँ पीसने की मशीन वगैरह जो भी होती है, तो उसमें पट्टे लगे रहते हैं। तो उसी तरीके से ये खूब राउंड करता है। इसमें एक पहिया जो है आपका मैग्नेट वाला होता है, ये आपका चुंबक लगा रहता है इसमें, और ये नॉन मैग्नेट रहता है, इसमें चुंबक नहीं रहता है। तो जब ये और इस पट्टे के साथ साथ आता है तो यहाँ पर जो मैग्नेट वाला हिस्सा है, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति का जो है वो यहीं पर इकट्ठा हो, इसके पास ही इकट्ठा होता है, और जो नॉन मैग्नेट है वो क्या है, दूर चला जाता है, ठीक है, इससे काफ़ी दूर आ जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और चुंबकीय पदार्थ मैग्नेट के पास ही रहता है। तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। माना अगर अयस्क आपका चुंबकीय पदार्थ का है तो इसको हटा देंगे आप अनुचुंबकीय वाले को। अगर अयस्क आपका अनुचुंबकीय है, अशुद्धि आपकी चुंबकीय है, तो इसको फेंक देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, और इसका सांद्रण आसानी से किया जा सकता है। अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन तो आपका हो गया, 3 विधि से हमने आपको बता दिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, धातु का अब निष्कर्षण करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, देखो 3 चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टेप, आपने जो फ्लो चार्ट देखा उसमें और था, और का कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन करने के बाद जो 3 कैटेगरी होती है उसकी, तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम उनको देखते हैं एक एक करके। तो पहली कैटेगरी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल लॉ इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो आपके एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो मेटल हैं आपके, ठीक है, या बहुत कम क्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, उनका निष्कर्षण आप किस तरीके से करते हैं, उनको हम देखते हैं। पहले जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, इसमें करते क्या है कि बहुत कम क्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं
ठीक है, इनको गर्म करके हम धातु को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। भाई ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्साइड तो आपको प्राप्त करना ही है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो सिनेबार है, मरकरी का ओर होता है। तो मरकरी की क्रिया जब ऑक्सीजन से आप कराते हैं तो हमें मरकरी ऑक्साइड मिलता है, HgO मिलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि बाहर निकल जाती है एज ए गैस के रूप में। और फिर HgO जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, Hg में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ से पारा आपको मिल जाता है। ऐसे ही कॉपर के एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, देखो कॉपर सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, तो कॉपर ऑक्साइड आपको मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाती है बाहर। फिर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर आपको मिल जाता है और SO2 फिर गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जो क्रियाशील धातुएं हैं इनके ऑक्साइड को हमें हीट करना होता है और गर्म करने के बाद तुरंत हमें जो मेटल है वो प्राप्त हो जाता है इजीली। तो ये आपका है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लॉ इन द एक्टिविटी सीरीज। अब हम दूसरे सीरीज की बात करते हैं। अब आपका सेकंड है एक्सट्रैक्टिंग मेटल प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मध्य में। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण आप कैसे करेंगे उनको हम देखेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और सल्फाइड को भर्जन द्वारा तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो आते हैं रोस्टिंग क्या होती है, भर्जन। भर्जन में क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, जो आपका सांद्रित अयस्क है तो उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ गलनांक होगा। तो गलनांक से नीचे मतलब उसको पिघलाना नहीं है आपको। तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें वायु की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो यह क्रिया आपकी हमेशा किस में होती है, परावर्तनीय भट्टी में होती है। जैसे ZnS जिंक का ये और है आपका एक ZnS, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हुई, रोस्टिंग प्रक्रिया होगी तो आपको ZnO मिलेगा और SO2 मिलेगा। मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले ऑक्साइड बनाना है, धातु का ऑक्साइड हमें बनाना है। तो धातु के ऑक्साइड को बनाने के लिए या तो भर्जन या तो निस्तापन, दोनों में से कोई एक चाहिए आपको। अब निस्तापन में क्या होता है, देखो निस्तापन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसमें वायु, भर्जन में वायु चाहिए आपको, जबकि कैल्सिनेशन में वायु नहीं चाहिए निस्तापन में। तो जैसे ZnCO3 है, ये भी आपका जिंक का ओर है, तो इसका जब कैल्सिनेशन कराते हैं तो ZnO और CO2 आपको मिल जाता है। तो दोनों में आप देखिए जिंक ऑक्साइड यहाँ भी मिला, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर भी मिला, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, भर्जन क्रिया आप अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ आपकी वही है, दोनों में आपका जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन भर्जन जो है ये सल्फाइड अयस्क के लिए यूज होता है। किसके लिए, सल्फाइड, जिसमें सल्फर हो। और ये जो है कार्बोनेट, बेसिकली कार्बोनेट के लिए यूज होता है। कौन, निस्तापन, कार्बोनेट या ऑक्साइड ओर के लिए भी यूज होता है। तो दोनों प्रक्रिया तो एक ही है, दोनों को हम परावर्तनीय भट्टी में ही कराते हैं, लेकिन एक में वायु रहता है, दूसरे में वायु नहीं रहता है। और एक जो है सल्फाइड के लिए यूज होता है भर्जन, और निस्तापन आपका क्या, कार्बोनेट या ऑक्साइड ओर के लिए यूज होता है। तो ये आपका सेकंड। अब इसमें थर्ड है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो सबसे ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, तो इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इन यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। और
इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि सबसे ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनका कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं हो पाता है और इनकी ऑक्साइड हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इन धातुओं का निष्कर्षण हम सीधे विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा करते हैं। जैसे अगर सोडियम आपको प्राप्त करना हो तो सोडियम के एक्सट्रैक्शन में सोडियम कैथोड पर मुक्त होता है, ठीक है, और कैथोड पे रिएक्शन क्या होते हैं आपके Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम बनाता है और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो ये आपका विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनी विधि हम आपको बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से होता है। तो फिलहाल आपका ये 3 चीज़ें हैं इसमें। अब अगले वीडियो में आपको हम विद्युत अपघटनी विधि के बारे में पढ़ाएंगे कि विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।